था, जब वो बच्चा मार के गया, चारों तरफ एकदम एकदम कंप्लीट साइलेंस हो गई. इट वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन बोथ द कैंप्स. Armies were standing face to face, and everyone, all the commanders were astonished. When this boy came back to his camp, the commander in chief of his army asked him, "Oh boy, everyone was afraid of not fighting that huge demon, but how could you muster the guts and courage and think of fighting to this soldier?" वो बोला कि देखिए, आप सबको ये दिखा कि वो बड़ा सोल्जर है, उसे नहीं मारा जा सकता है, कैसे मारे उसे, और मैंने क्या देखा, वो इतना बड़ा है कि उसे कहीं से भी मारा जा सकता है. एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जिस चीज को आप जितनी बड़ी समस्या की तरह देखते हैं, अगर उसी को पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह भी दिखती है. जैसे कोविड के समय पर ही, इस समय को निश्चित रूप से एक समस्या है, हेडेक दिया, लेकिन कई लोगों ने इसे एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया और इसके फायदे उठाए. ऐसे लाइफ में हमारे, जब हम पढ़ाई करते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हम भले हैं, हमारे लिए तो हर एक एवेन्यू ओपन है. लोग अगर पूछे, मुझे एक लाइन में आंसर देना हो कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए क्या करियर ऑप्शन है, तो मैं कहूंगा कि उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा दे हैव एवरी अदर ऑप्शन अवेलेबल एंड ओपन फॉर देम. तो ये एडवांटेज है ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करने का. लेकिन इससे पहले कि ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई में हम जाएं और हर एक सब्जेक्ट वाइज क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है उसमें जाएं, आई वुड लाइक टू appeal to my student friends and faculty members to encourage and motivate their students by giving them proper guidance. First of all, why we lag behind? आर्ट्स स्टूडेंट होकर हम पीछे क्यों रहते हैं? ऐसा नहीं कि साइंस, कॉमर्स या अदर डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स कोई अमृत पी लेते हैं, बहुत आगे हो जाता है, ऐसा नहीं. हर डिसिप्लिन में अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज लेकर स्टूडेंट्स जी रहे, पढ़ रहे हैं. ये डिपेंड करता है हाउ मच एफर्ट्स डू वी पुट. सबसे पहली चीज, हमें स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही, जैसे 9वीं 10वीं पास होते हैं, उसके बाद से ही 11वीं 12वीं से ही एक चीज की तैयारी करवानी चाहिए कि उनको करियर काउंसलिंग उनकी प्रॉपर होनी चाहिए. हो सकता है उतनी उनकी मैच्योरिटी ना हो दुनियादारी को समझने की, करियर और अपॉर्चुनिटीज को समझने की. तो हियर कम्स द रोल ऑफ टीचर, मेंटर्स एंड द पेरेंट्स. वी शुड guide them. These are the things which you can do, and for if you want to do this, you have to study this. So that background work should be done. Along with this, the important thing we should do is educate them with an aim of conceptual clarity. मैंने जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स में, मैं खुद आर्ट्स का ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. मैंने ये नोटिस किया है कि वीकनेस कहां ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को मिलती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती उनको. कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ते हैं अपने डिसिप्लिन के, अपने सब्जेक्ट के, वो क्लियर हमें नहीं हो पाते हैं. अब वो क्यों नहीं होते? हो सकता है कभी उसमें इट मे बी ड्यू टू द शॉर्टकमिंग ऑफ रिसोर्सेस, नोट्स, मटेरियल विच वी आर रेफरिंग. कभी कभी हो सकता है कि हमारे शिक्षक ध्यान न दिए हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई कि नहीं. कभी कभी हो सकता है कि हमने खुद इंटरेस्ट न लिया हो. तो ये आप जान लीजिए, आप जो भी डिसिप्लिन चुन रहे हैं अपने लिए, वट एवर डिसिप्लिन यू आर ऑप्टिंग टू स्टडी अंडर ह्यूमैनिटीज, जहां बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट्स उसके बहुत क्लियर आपको होने चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर द फाउंडेशन. ये नींव का पत्थर है और ये इसी पर आगे चल के आप अपना नॉलेज बिल्टअप करते हो. तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं रहेगी, यू कैन नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस. तो नॉलेज आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, दोनों मायनों में अच्छा होना चाहिए. यू शुड गिव क्वालिटेटिव नॉलेज
दैट क्वालिटी नॉलेज क्या है कि एक तो गिविंग देम, मेकिंग देम अवेयर ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल्स, पहले से ही जो है उसके बारे में बताएं, प्लस इसके आगे क्या हो सकता है उसके रास्ते जरूर उनको बता दें, उनको चल के बता दें एक सर्टेन पॉइंट तक, यहां तक ये रोड है, यहां तक हम चलें, अब ये हाईवे है और यहां से आगे जाया जा सकता है, रास्ता भले मुझे नहीं मालूम लेकिन जाया जा सकता है, अगर आप चाहोगे तो ये रास्ता पता कर लोगे। तो इस तरह से वी शुड ट्राई टू गाइड देम एंड मोटिवेट देम कि नॉलेज उनका डेवलप हो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, प्लस केयरफुल प्लानिंग, नॉट जस्ट नॉलेज एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इनफ बट केयरफुल प्लानिंग। ये उसी तरह है लाइक वी नर्चर अ सैपलिंग, and if we nurture it properly, if we water it properly, if we take care of it properly, then only it will grow into a big tree and give fruit to us. तो केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए बच्चे के करियर की, शुरू से उसे प्लानिंग में हेल्प करिए आप लोग स्टूडेंट्स जो हमारे मित्र सुन रहे हैं, आप खुद से अपने टीचर से, अपने मेंटर से, अपने घर में पेरेंट्स से, भाई बहनों से, या आज तो आपको इंटरनेट से बहुत सारी मदद मिल जाती है, जहां आप जाएं और अपने करियर की कैसी प्लानिंग करनी है उसको तय करिए। आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट फ्रेंड्स कि अगर आप आज 11th में हो, 15, 16, 17 ईयर आपकी एज है, तो विजुअलाइज करो कि आप 25 ईयर के एज में क्या बनोगे। हाउ डू यू सी योरसेल्फ 10 years डाउन द लाइन, वो अगर विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं से यू विल हैव अ क्लैरिटी, ये होना चाहिए। तो जब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, नॉलेज आएगा, केयरफुली प्लानिंग आएगी, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, नॉट जस्ट प्लानिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वी गेट कैरीड अवे, हम ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं हम तो यूपीएससी एमपीएससी दे रहे हैं, तो एक फैसिनेटिंग लगने लगता है अपने पीयर ग्रुप में, पेरेंट्स में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि तो आमचा मुलगा सिविल सर्विसेज एमपीएससी वगैरह बसतोय, ऐसा वो सोचने लगते हैं। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैसिनेशन, इट इज अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन। आप जो प्लानिंग किए हो उसकी जरूरत नहीं है कि आप उसका डिंडोरा पीटो, उस पर आप मेहनत करो बस। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी शांति से, इतना चुपचाप करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आपकी सफलता, आपका रिजल्ट शोर मचाना चाहिए, आप नहीं। आप तो सिर्फ मेहनत करने में लगो, सो एग्जीक्यूशन में लगना चाहिए। नाउ few things, few tips I would like to give you. First, understand yourself. Students, under the guidance of parents and teachers, try to understand themselves, understanding their own ability, their own interest, the circumstances they are living into. By circumstances I don't mean that you have lack of resources, कि मेरे पास आर्थिक दिक्कत है, या मैं जहां रहता हूं वहां पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये सब circumstances can be overcome। हमें, हमारे यहाँ ऐसे बहुत महान उदाहरण रहे हैं जहां पर लोग इस पर ऐसी परिस्थितियों से आए, जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे लोग रहे हैं जो विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए भी सबसे उच्च एजुकेशन तक पहुंच सके। तो उन परिस्थितियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आपके आसपास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है, आगे आने वाले समय में रिक्वायरमेंट किन चीजों की है, उस इकोसिस्टम को, उस इकोसिस्टम को पूरा हम समझें। जो एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम है उसको हम समझें। ये समझने के लिए यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड मेंटर्स। Try to find out available options and you should develop. Here we teachers should also motivate our students to develop decision making ability in our children. Let us make them able to take decisions. They keep on drifting unnecessarily. उनको ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी आ जाओ, आप पूछो आपको क्या करना है, क्या करियर हो, आपने सोचा है, तो शायद वो क्लियर आंसर नहीं देते। 10% ऐसे होंगे दोस्त हु गिव क्लियर आंसर, आई वांट टू डू दिस, रिमेनिंग 90% आर कंप्लीटली डिपेंडेंट। सो ये क्यों होता है? क्योंकि हम 11वीं 12वीं से ही उनकी डिसीजन मेकिंग, एक तो हम डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर डाउट करना बंद कर दें। दिस इज बिग प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी।
कि जो एल्डर्स होते हैं वो अपने यंगर्स की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर बहुत डाउट करते हैं हमेशा। एक अफेक्शन और प्रेमवश की ये गलत ना हो जाए। सेकेंड डाउट और ये रहता है कि ये मुझसे ज्यादा जानता है क्या। सो हमें वी हैव टू डेवलप अ ट्रस्ट फैक्टर, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर यंगर वंस, देयर एबिलिटी। इसलिए उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को नर्चर आप करिए। फिर आप देखिए कि उनमें एक करियर के लिए स्किल और एटीट्यूड डेवलपमेंट की जरूरत है। वी शुड नर्चर सम स्किल्स इन देम। आप मेरा परिचय कराते समय आदरणीय डॉक्टर विनय सर ने बताया कि मैंने एमए भी किया, एलएलबी भी किया, जर्नलिज्म भी किया, ह्यूमन राइट्स किया। दिस इज नॉट टू बोस्ट अप माय ओन सीवी, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं मेरे दिमाग में यही चीजें चलती थी। ओके, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ आई परस्यू साइमल्टेनियसली जर्नलिज्म ऑल्सो और ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री बनी रही। अंडरस्टैंड, जब आप बच्चे को स्किल डेवलपमेंट और या स्टूडेंट दमसेल्व्स, जब आप सोच रहे हो अपनी स्किल डेवलपमेंट किस तरह की होनी चाहिए, एटीट्यूड आपका किस तरह से डेवलप हो, तो हमेशा वही चीजें करो, उन्हीं चीजों में हाथ डालो जो कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे से। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट से जुड़ी चीजों को ही आप कर सकते हो अपने बचे हुए टाइम में या फिर अदर एक्टिविटी के रूप में, तभी आप सफल होगे। पता चला आप सुबह 2 घंटे क्रिकेट खेले, शाम को 1 घंटे स्विमिंग कर रहे हो और हॉकी खेलने लगे आधे घंटे, फुटबॉल 10 मिनट खेलने लगे, बैडमिंटन 5 मिनट खेलने लगे, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच टू गोल डिजायर्ड, डेस्टिनेशन प्लान्ड। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट इज रिक्वायर्ड। जो भी स्किल, जो भी एक्टिविटीज आप काम करो, जो भी चीजें करो, आप उसी से जुड़ी हुई कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज स्किल्स डेवलप करिए अपने में। अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जाम्पल, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, यहां जस्ट एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करिए कि आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करिए, एक्सटेम्पोर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, कुछ भी क्रिएटिव चीजें पढ़िए और अपने सिलेबस के अलावा, जिससे आपको आइडियाज मिले, तब जाके आप जो है बेटर ढंग से अपने आप को प्लान कर पाओगे। एक करियर के लिए एटीट्यूड डेवलप हो पाएगा आपको। हमारी रिमेंबर वन थिंग, एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा, अपने विद्यार्थी मित्रों से भी, शिक्षकों से भी, पालकों से भी, हम ये सबसे बड़ी दिक्कत हमें तब आ जाती है जब हम अलाइड एक्टिविटीज अदर देन अपने मेन एक्टिविटी के कॉन्ट्राडिक्टरी रखते हैं, मतलब विरोधाभासी अलाइड एक्टिविटीज में जब हम जाते हैं, वहां जो है हमारे एनर्जी, हमारा करियर गोल, हमारा एटीट्यूड कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होता है, वेस्ट होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप चीजों को ऐसा प्लान करिए कि आपकी मेन एक्टिविटी, जिसे कोर कह सकते हो, पेरिफेरल एक्टिविटी जो अलाइड है, जो जुड़ी है आपके कोर एक्टिविटी से, और प्लस होता है कुछ की एक इंट्रूडर एक्टिविटी। इंट्रूडर मतलब बाहरी आक्रमण करने वाली, बाहरी चीजें, एकदम से बाहरी, जैसे कोई व्यक्ति शाकाहारी भोजन करता है, उसे किसी दिन मांसाहारी भोजन करने का मन हो गया, तो एकदम से वो अपने जोन से बाहर जाके सोच रहा है। तो ये सोचना कोई गलत नहीं है, वो सोच सकता है, वो सोचने को स्वतंत्र है, लेकिन ये देखे कि उसकी उस सोच से एग्जिस्टिंग कोर और पेरिफेरी डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। यहां पर पेरेंट्स का रोल बहुत जरूरी मैं समझता हूं, टीचर्स का रोल उतना ही जरूरी समझता हूं, और प्लेसमेंट सेल्स का रोल, जैसे विकास कॉलेज की प्लेसमेंट सेल, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। इनफैक्ट दिस लेक्चर इटसेल्फ इज एन आउटकम ऑफ द एफर्ट ऑफ प्लेसमेंट सेल एंड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो प्लेसमेंट सेल्स जहां जहां पर हैं, वी शुड ट्राई टू activate these placement cells, and it should be very vibrant, and we should ensure that in our educational academic institutions each and every student is connected and interacting with the placement cell and its authorities and getting appropriate and regular information from placement cells. पैरेलली जितना जरूरी है लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स और बाकी की प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स पर काम करना,
उतना ही पैरेलली जरूरी है टू एम्फसाइज ऑन प्लेसमेंट सेल, क्योंकि प्लेसमेंट सेल वो कैरियर आपके लिए बनने वाला है जो आपका करियर शेप करेगा। प्लेसमेंट सेल इज ए कैरियर टू ट्रांसपोर्ट योर करियर। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच अफेक्ट और इंटरेस्ट, स्किल्स, aptitude, personality, experience, and sometimes our life goal and work value. They affect our career choice. So we should try to assess the interest of student. हमारा खुद का इंटरेस्ट किसमें है वो देखना चाहिए स्टूडेंट को। अपनी कुछ स्किल्स उसने अगर अभी तक डेवलप कर लिए उसको भी सोचना चाहिए। स्किल दो तरह की हो सकती है, एक पर्सनल स्किल हो सकती है, दूसरी पब्लिक स्किल हो सकती है। पर्सनल स्किल फॉर एग्जांपल कोई अच्छा राइटर हो सकता है। पब्लिक स्किल फॉर एग्जांपल जिन कामों से आप पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हो, जैसे कोई एक अच्छा स्पीकर, वक्ता है, एक अच्छा एक्टिविस्ट, एक अच्छा लीडर बन गया। सो पर्सनल स्किल और पब्लिक स्किल दोनों पर फोकस करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। और एक एप्टीट्यूड स्टूडेंट में लाना चाहिए, पॉजिटिव एप्टीट्यूड। उसका एटीट्यूड तो पॉजिटिव हो ही, उसका एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग और पॉजिटिव होना चाहिए। और पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ किताबें पढ़ के कोई दुनिया में सफल हुआ ऐसा जरूरी नहीं। तो किताबों के साथ साथ उसे हर चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। उसको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट थोड़ा लेना चाहिए जिससे फिजिकली फिट रहे। उसको थोड़ा बहुत म्यूजिक में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए जिससे वो अपनी एक्टिविटीज से कुछ अच्छा सीख सके। तो पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस जो दूसरों से हम शेयर करते हैं, पूछते हैं कि मैं तो समझो आईएएस बनना चाहता हूं, तो कोई बगल में कहता है नहीं नहीं देखो उन्होंने 15 साल पढ़ाई की, सर के बाल झड़ गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, हुआ नहीं, उन्होंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की थी इसलिए आईएएस तो बहुत डिफिकल्ट है, आप मत जाओ करने। तो एक्सपीरियंसेस आपको किस तरह से मिलते हैं आपके आसपास में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उन एक्सपीरियंसेस को ठीक से फिल्टर करिए और स्टूडेंट्स को हेल्प करिए। और लाइफ में एक गोल और एक वर्क वैल्यू डेवलप होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं से एट द एंड ये समझाना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को कि हम काम करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। हम जो काम करते हैं हमारे उस टैलेंट से, उस स्किल से, उस जॉब से हमारा, हमारे फैमिली का, हमारे आसपास के समाज का, हमारे देश का और इस पूरी दुनिया का, विश्व का कुछ ना कुछ भला हो, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। तो कुल मिला के ये करियर चॉइस करते समय इन बातों का ध्यान रखें। एक हॉलैंड ने हेक्सागोनल मॉडल बनाया था करियर फील्ड चूज करने के लिए। उसमें कहते हैं कन्वेंशनल करियर फील्ड्स हो सकती हैं, जैसे सरकारी नौकरी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब, ये इट इज अ कन्वेंशनल जॉब फील्ड। देयर आर सर्टेन एरियाज which are realistic career fields. The student have an intuition, they realize that I need to do this, I can do this, and वो conventional field छोड़ के भी वहां जाने को तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी is the best example. He was selected in railways, but his heart was somewhere else. His heart was in cricket. So he realized his potential and he took the risk, and we can see what Mahendra Singh Dhoni is today. There are areas, enterprising areas. कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनमें बिजनेस स्किल्स होती है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती है, शुरू से ही ज्यादा अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है उन चीजों की, तो उसको नर्चर करना आना चाहिए उनको। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनमें सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे एनएसएस के बच्चे, एनसीसी के बच्चे, इनमें सोशल स्किल्स, समाज को मदद करने की भावना बहुत ज्यादा रहती है, समाज के लिए कुछ करने की, बदलाव का हिस्सा बनने की हमेशा ये कोशिश करते हैं। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू हेल्प द पीपल। तो सोशल स्किल्स है, तो उस तरह से करियर प्लान करो अपनी। देयर आर आर्टिस्टिक स्किल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट है, चाहे वो लिबरल आर्ट है, फाइन आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है। आर्टिस्टिक स्किल्स है, उसको आप नोटिस करो और उस हिसाब से डेवलप करो। देयर आर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु बिलीव, who have an exploratory attitude, जो एग्जिस्टिंग चीजों में अपना करियर नहीं बना के कुछ अलग ही करना चाहते हैं जो नहीं हुआ हो अभी।
जिसे लोग मानते हो कि ये करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे तो ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है, मैं माउंटेनियरिंग करूंगा, उसी में अपना जीवन और करियर बनाऊंगा, तो हो सकता है एक बार पेरेंट्स अनकंफर्टेबल फील करें। एक सेटअप में, एक फैमिली में जहां पर हमेशा लोग गवर्नमेंट जॉब करते रहे हो, वहां पर जब कोई बच्चा बात करे कि नहीं मैं तो अपना बिजनेस शुरू करूंगा या प्राइवेट जॉब करूंगा, वहां हो सकता है अनकंफर्टेबल फील करे फैमिली के लोग, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम में ढल गए हैं कि जहां गवर्नमेंट जॉब ही होना चाहिए। तो इस तरह से एक ओवरऑल एनवायरनमेंट बनता है, करियर अपने आप नहीं बनता, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। सो नाउ देयर आर lot of disciplines in humanities. I will hurriedly go through and name them, like language, literature and linguistics, fine arts, music and performing art, we have philosophy, we have religious studies, we have cultural studies, we have media and event management studies, we have legal studies, we have geography and geographical studies, economics, psychology, sociology, history and political science. These are some of major disciplines in humanities. Now, these subjects offer conventional career options as well as new or alternative career options. I will talk about few of them one after another. First is events and public relations. Now today, even you may be wondering why I am not starting with UPSC MPC. There is certain reason. क्योंकि उन चीजों पर तो बच्चे हमारे बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत नॉलेज हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ये अलाइड चीजों को मैं जोड़ना चाहता हूं जो ज्यादा लोग अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन, जिसमें बहुत ह्यूज करियर अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप जॉब करने से लेकर अपना खुद का बिजनेस और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाने तक का आपको ऑप्शन है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? यू शुड नो हाउ टू प्लान। चीजों की प्लानिंग की स्किल्स आप में होनी चाहिए, चीजों को स्किल कर ऑर्गेनाइज करके उनको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको लोगों को खुश करना आना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल हैप्पी थ्रू योर प्रेजेंटेशन, थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन। इवेंट मैनेजमेंट में ही आजकल लोकेशन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक सप्लायर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। चाहे वो फिल्मों की शूटिंग हो, चाहे कोई बड़ी कॉर्पोरेट इवेंट हो, पॉलिटिकल इवेंट हो, आज लोकेशन मैनेजमेंट, कौन सी लोकेशन पर किसकी रैली होगी, किसकी शूटिंग होगी, किसके एग्जीबिशन लगेंगे, और लॉजिस्टिक्स उस लोकेशन पर जो लगेंगे उसका मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। मीटिंग्स, वेडिंग्स, चैरिटेबल इवेंट, प्रेस मीटिंग्स, ये सारी चीजें इवेंट मैनेजमेंट में आती हैं। इसमें आपको इंडिविजुअल लेवल पर बिजनेस मिलता है, इसमें आपको कम्युनिटी लेवल पर बिजनेस मिलता है, इसमें आपको कॉर्पोरेट लेवल और गवर्नमेंट लेवल पर भी बिजनेस मिलता है। तो बहुत बड़ा स्कोप है इवेंट मैनेजमेंट, जो बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है। ये शहरी भागों को छोड़ दें तो रूरल और सेमी रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरियाज में अभी उतना इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि इसकी अब हर जगह जरूरत पड़ रही है और पड़ती रहेगी। पब्लिसिटी मैनेजमेंट, इट इज एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। पब्लिसिटी मैनेजमेंट में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों की पॉजिटिव पब्लिसिटी करना और उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी मैनेज करना, खासतौर पे सेलिब्रिटीज और जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं या ऐसे बिजनेस टाइकून्स हैं, वो अपनी एक पॉजिटिव इमेज पब्लिक में रखना चाहते हैं। तो वो अपने आप नहीं बनती, उसके लिए एक मैनेजर होता है, उसके लिए एक पर्सन होता है जो उस चीज को मैनेज करता है। तो वो चीज आप कर सकते हो पीआर और पब्लिसिटी में। आगे है लीगल प्रोफेशन। आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स लॉ में जा सकते हैं। लीगल प्रोफेशन सिर्फ लॉयर बन के, वकील बन के कोर्ट में प्रैक्टिस करना नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एरियाज और ब्रांचेस लॉ के हैं। जैसे देखें तो बिजनेस लॉयर्स हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, बैंकरप्सी लॉयर्स हैं, अटॉर्नी लॉयर हैं, लीगल फर्म चलाने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉयर्स हैं, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनियां रजिस्टर करवाने वाले, लिटिगेशन फाइल करने वाले, पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को देखने वाले, सिविल राइट्स के लिए लड़ने वाले अटॉर्नीज हैं, क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स हैं, एनवायरमेंटल लॉयर्स हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉयर्स हैं जो रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन, स्टेट प्लानिंग वगैरह सब देखते हैं, फैमिली लॉयर्स हैं, फैमिली मैटर्स, डिवोर्स मैटर्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन, इन सब में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट के अपने लॉयर्स होते हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स
मोटिवेटेड लॉयर्स होते हैं, ट्रायल के लॉयर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स होते हैं, लीगल एडवाइजर, रिसर्चर और टीचर्स भी बन सकते हैं लीगल प्रोफेशन में। तो इन शॉर्ट, लॉ में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए दर्जनों ऐसी एरियाज हैं जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप चुन के बाद में डेवलप कर सकते हो। अब लॉयर बनने के लिए सिंपल है, 12वीं के बाद यह बी 5 इयर्स कोर्स, आप 12th के बाद 5 साल का कोर्स कर सकते हो, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स कर सकते हो लॉ में, और उसके बाद भी आप स्पेशलाइज कर सकते हो अपने आप को, LLM कर सकते हो LLB के बाद, या अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया या टैक्सेशन हो गया, अलग अलग करके अपने आप को जितना चाहो आप समृद्ध बनाओ, बेहतर बनाओ। तो लॉ एक बहुत अच्छी फील्ड है। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म एक ये भी बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी देता है ह्यूमैनिटीज में पढ़ने वाले हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल एडिटर से शुरू करता हूं, एक बड़ी पोस्ट जो होती है किसी भी जगह पर मीडिया में, तो एडिटर का काम होता है कि टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज बेस्ट इन क्वालिटी, इट इज फॉलोइंग द रूल्स एंड कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रिवेलिंग सोशो पॉलिटिकल एनवायरमेंट आर टेकन केयर ऑफ। हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं उसको, उसकी समझ हो। तो इसमें एडिटिंग और एडिटर का जॉब लाइक फिल्म एडिटर हो सकता है, वीडियो एडिटर्स हो सकते हैं, मैगजीन एडिटर, न्यूज़पेपर एडिटर, ब्लॉग एडिटर, बुक्स के एडिटर, जो बुक्स में फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, चिल्ड्रन मैगजीन, वीमेन रिलेटेड मैगजीन, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल बनके यू कैन वर्क। सोशल मीडिया आज एक इमर्जिंग एरिया है, इसमें सोशल मीडिया एडिटर्स, आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस और बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी एक टीम रखी है टेक्निकल, जहां ये एडिटर्स रहते हैं, दे आर पेड। तो करियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है यहां भी। आपको एक उदाहरण देता हूं कि यू शुड बी ए क्रिटिकल रीडर, ऑब्जर्वर एंड अवेयर ऑफ द वर्ड्स एंड लिंगुआ फ्रैंका। आप बहुत क्रिटिकल रीडर होना चाहिए मीडिया में आने के लिए, चीजों को सिर्फ आंख बंद करके नहीं पढ़े, क्रिटिकली पढ़ें, ऑब्जर्व करने की एबिलिटी आप में हो। इसका एक उदाहरण देता हूं कि खुशवंत सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया के जब संपादक एडिटर हुआ करते थे मुंबई में जब थे, तो रोज ऑफिस 2 बजे के आसपास आया करते थे। ये घटना मेरे उनके साथ काम करने वाले मेरे शिक्षक ने खुद बताया, जिन्होंने मुझे जर्नलिज्म पढ़ाया था। तो 2 बजे तक वो ऑफिस आते थे, एक कप चाय पीते थे और निकल जाते थे फिर बाहर निकलने पर वो क्या, पूरा मुंबई का क्राफर्ड मार्केट एरिया, कभी कभी झवेरी बाजार तक के एरिया, मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के आसपास के एरिया, जहां तक वो घूम सकते थे 2 घंटे घूमते थे, और 5 बजे ठीक वापस आ जाते थे ऑफिस। 5 बजे आते थे और एक एडिटोरियल लिख देते थे अपना। उस एडिटोरियल में क्या आता था, जो उस दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया होता था समाज में, व्यापार में, राजनीति में। तो ये आपने सक्सेसफुल जर्नलिस्ट या एडिटर बनने के लिए किसी भी फील्ड में ये एबिलिटी होनी चाहिए, वर्ड्स पावर होना चाहिए, लैंग्वेज पावर होना चाहिए, और प्रिवेलिंग लैंग्वेज कौन सी है उस समाज में, वहां के लोगों की, उसकी अच्छी समझ आपको होनी चाहिए। और इसके लिए ज्यादा नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करें, मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ें, रॉ फुटेजेस, और उनका एस्थेटिक सेंस, चीजों को प्रेजेंट करने का एक अलग तरीका भी कभी कभी इंपैक्ट लाता है। तो कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में जाने के लिए आप रिपोर्टर बन सकते हो, टीवी एंकर बन सकते हो, कॉपीराइटर बन सकते हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन सकते हो, पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल बन सकते हो, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल एंड लीगल रिपोर्टिंग है, कोर्ट रिपोर्टिंग है, आरजे और वीजे बन के काम कर सकते हो आप, वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी, होस्टिंग कर सकते हो आप इवेंट्स की, प्रोग्राम्स की, आप यूट्यूबर खुद बन सकते हो। आज यूट्यूब पर खुद का चैनल आप बना के अपने अच्छे कंटेंट को दे सकते हो, लाखों लोग फॉलो करेंगे और उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसके बाद हिस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए हिस्टोरियन बनने का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने का, न्यूमिस्मेटिक्स में करियर है, वो क्यूरेटर्स बन सकते हैं म्यूजियम के, जिनोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जिनोलॉजी मतलब, इस पर ज्यादा भारत में नहीं फोकस किया जाता, जिनोलॉजी मतलब कि किसी के परिवार का इतिहास, मानव इतिहास, इंसान का इतिहास लिखना। जैसे मुझे अभी कहा जाए कि विद्या विकास एजुकेशन सोसाइटी की जीनोलॉजी लिखिए उसके फाउंडर्स की, तो शुरू से कहां तक, अभी उनकी पीढ़ी में कौन उस चीज को मैनेज कर रहा है,
वहां तक लाके उन चीजों को एक्सप्लेन करना। इसके लिए क्या करना है, अच्छा हिस्टोरियन बनने के लिए या एंथ्रोपोलॉजी न्यूमिस्मेटिक में जाने के लिए, क्यूरेटर बनने के लिए, कि एक हिस्ट्री में आपको क्रिटिकल और रिलेटिव इंटरेस्ट डेवलप करना हो। रिलेटिव इंटरेस्ट मतलब आपको एक चीज को दूसरे से रिलेट करना आना चाहिए। आइसोलेट करके सिर्फ समझना ठीक नहीं, उनको दूसरे से भी समझो। और यू शुड रेडी टू बिकम अ गुड रिसर्चर विथ पेशेंस। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपको तभी मोती मिलेंगे जब आप बहुत गहराई में उतरोगे और बहुत पेशेंस से काम करोगे। हिस्ट्री एक ऐसा समंदर है। आपको सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस की अच्छी समझ होनी चाहिए। एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सोशल कल्चरल अवेयरनेस है, इन मुद्दों पर आप काम कर सकते हो एज ए हिस्टोरियन। यू कैन वर्क एज अ टीचर, रिसर्चर, लाइब्रेरियन, आर्काइविस्ट, राइटर, टूर गाइड, प्लानर, म्यूजियम क्यूरेटर। आप ट्रेवल एंड टूरिज्म एक बहुत बड़ा एरिया ओपन हुआ है हिस्ट्री और उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। आज करियर काउंसलर्स की जरूरत है, स्कूल एंड एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। आज लोग अपने बच्चों के करियर के लिए काउंसलिंग उनकी करवाते हैं। स्कूल में क्या एजुकेशन पढ़े, कौन से सब्जेक्ट पढ़े, काउंसलिंग कराते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल एंड लेबर साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। स्पेशल एजुकेशन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी एजुकेशन सिस्टम पर आप काउंसलर बन सकते हो। मेंटली रिटार्टेड बच्चे, एमआर बच्चे हैं, इस तरह से स्पास्टिक बच्चे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो आप, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। सब्सटेंस अब्यूज मतलब जो ड्रग्स या अल्कोहल के ग्रस्त शिकार लोग हैं उनकी मदद करने वाली काउंसलिंग कर सकते हो। मतलब साइकोलॉजी पढ़कर भी आप जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए कन्वीनियंट है, आपको इंटरेस्ट है, उसमें कर सकते हो। आपको 10 से 15 चीजें उपलब्ध हैं। जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है। जियोग्राफी सब्जेक्ट यूपीएससी वगैरह में भी बहुत लोग चुनते हैं क्योंकि इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। जियोग्राफर का रोल जो होता है वो बहुत वाइड है। हमने ठीक से एक्सपोज नहीं किया अपने स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी जैसे अच्छे सब्जेक्ट से। कम्युनिटी प्लानर, आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जब पढ़ाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जब पढ़ाते हैं, वहां की प्लानिंग बताते हैं, कम्युनिटी प्लानिंग बताते हैं। तो कम्युनिटी प्लानर बन के काम करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। एनवायरमेंट प्लानर, फिजिकल जियोग्राफर, पॉलिटिकल जियोग्राफर। पॉलिटिकल जियोग्राफर देखिए, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अब यहाँ पॉलिटिकल जियोग्राफर्स ही एक दूसरे देशों की मदद कर पाएंगे। मैप कैसे बने देश का, इतिहास क्या रहा है उसके मैप का, उसका बॉर्डर कहां तक था, वो सब चीजें आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन देती है। साइट सिलेक्शन एनालिस्ट आप बन सकते हो, चाहे वो किसी तरह की मिनरल्स के लिए साइट हो, किसी कंस्ट्रक्शन के लिए साइट हो, इनके सिलेक्शन में जियोग्राफर हेल्प करते हैं। वेदर फोरकास्टर्स तो है ही, एग्रीकल्चरल जियोग्राफर और कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब मैप्स डेवलप करने का आर्ट। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड एरियाज हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग एंड रिसर्च। आप ध्यान रखिए, ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ के आप टीचिंग या रिसर्च में आराम से जा सकते हैं। उसमें आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बताता चलूं कि अगर आपको स्कूल लेवल पर टीचिंग करना है तो आपको ग्रेजुएशन और बीएड कर लेना है। अगर आपको जूनियर कॉलेज लेवल पर पढ़ाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। डिग्री कॉलेज लेवल पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट या स्टेट लेवल का स्लेट एग्जाम चाहिए। और आगे अब पीएचडी भी कंपलसरी होने वाली है, आवश्यक होने वाली है। तो इसको करके आप टीचिंग में हमेशा जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है, बहुत डायनेमिक और बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है। मार्केट में बहुत स्कोप है इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ के आप क्या कर बन सकते हैं, तो आप टीचर रिसर्चर तो बन सकते हैं फॉर श्योर। आप कमोडिटी एनालिस्ट और ट्रेडर बन सकते हो, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। आज गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, टैक्स इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, बैंक रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं,
फाइनेंशियल रिसर्चर बन सकते हैं, सिक्योरिटीज ब्रोकर बन सकते हैं, अंडर राइटर बन सकते हैं, डेमोग्राफर बन सकते हैं। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल एरिया प्लस वहां की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इन सबको मिलकर स्टडी करना डेमोग्राफी है। हेल्थ पॉलिसी प्लानर है, पॉपुलेशन स्टडी एनालिस्ट है, ट्रांसपोर्ट प्लानर है, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट है, बिजनेस है, क्रेडिट है, लोन है, कंज्यूमर क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, एनालिस्ट है। मतलब आप शहरी भाग में हो या ग्रामीण भाग में, इकोनॉमिक्स आपको हर जगह करियर अपॉर्चुनिटी ओपन करता है, आपको बस उस एरिया में फोकस करना है। लैंग्वेज और लिटरेचर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए दे कैन वर्क एज अ कंटेंट डेवलपर, स्क्रिप्ट राइटर, language trainers, translators, communication facilitators, language officer in government and corporates. They can work as a lexicographer. Lexicography मतलब कंपाइलिंग मटेरियल फॉर डिक्शनरीज, जो डिक्शनरीज के लिए मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, वर्ड्स, फ्रेजेस, उनसे नॉलेज। टीचर और रिसर्चर तो आप लैंग्वेज और लिटरेचर के बन ही सकते हो। आप इंडिपेंडेंट राइटर, पोएट, प्ले राइट, वेब सीरीज राइटर्स, आज आप देखिए कि वेब सीरीज जब से आई है तो बहुत सारे नए नए राइटर्स को मौका मिला, एंड दे आर वेरी वेल पेड ऑफ। अच्छी खासी उनको एक एक सीरीज के लिए 10 से 12 लाख रुपए तक मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छा फील्ड है इनके लिए। पॉलिटिकल साइंस पर मैं आता हूं, जो मेरी भी कोर डिसिप्लिन है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? जैसे एक बड़ी मजाकिया लोग कहते हैं, जब कोई बच्चा कहता है मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, नेता बनना है क्या? ये एक दिस इज द रेटोरिक विच एग्जिस्ट एंड आई हैव नोटिस्ड इट, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सेइंग दिस कि opting for political science means you may be inclined to join politics in future. Nothing of that sort. Let me tell you, there is huge career of avenue in political science. Public policy analyst in India, we do not have good public policy analysts, people who can make good public policy, who can analyze good public policy. आप गिनोगे तो हाथ पर हैंडफुल ऑफ पीपल यू विल फाइंड। प्रताप भानु मेहता जैसे लोग मिलेंगे आपको, एक दो। इनकी बहुत जरूरत है स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। यू कैन वर्क एज अ पॉलिटिकल एज, लॉबिस्ट और एनजीओ एक्टिविस्ट, कि आपको अगर पॉलिटिक्स की अच्छी समझ है, अच्छी स्टडी आप करते हो, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे क्लियर हैं, आपको फील्ड पॉलिटिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप किसी पॉलिटिशियन के, किसी मिनिस्टर के, किसी कॉर्पोरेटर के या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पॉलिटिकल सहायक बन सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, उनके साथ में काम कर सकते हो, और वो पेड जॉब होता है। अब आज सब प्रोफेशनल्स हायर करते हैं। लॉबिस्ट आप बन के काम कर सकते हो। अमेरिका में काफी पॉपुलर है लॉबिंग, इंडिया में तो कम है, और जो होता भी था तो इलीगल तरीके से होता था, इसलिए इतना पॉपुलर नहीं हुआ। बट आप इसको एक लीगल तरीके से भी डेवलप कर सकते हो लॉबिंग। एनजीओ एक्टिविस्ट बन के आप काम कर सकते हो, समाज को जोड़ के, समाज की आवाज उठाने के लिए आप खुद का एनजीओ बना सकते हो, किसी एनजीओ में जॉब कर सकते हो। और एनजीओ का मतलब एनजीओ सिर्फ एक्टिविज्म वाले ही नहीं, बहुत सारे रिसर्च ओरिएंटेड एनजीओ है। जैसे आपको बताता चलूं, मुंबई और दिल्ली में एक प्रजा फाउंडेशन नाम का एनजीओ है, जिनके साथ मेरा कॉलेज भी काम करता है। मैं आज इनफैक्ट आज ही उनकी इंटर्नशिप का एक सुबह में इंटरव्यू ले रहा था। वो इंटर्नशिप्स ऐसे रखते हैं, फेलोशिप्स रखते हैं, जो डेटाबेस रिसर्च करते हैं कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, उस पर डेटाबेस रिसर्च और व्हाइट पेपर लाते हैं। फिर आज उन्होंने लीगल इंटर्न्स का सिलेक्शन किया। लीगल इंटर्न्स वो क्या करेंगे, कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट में केसेस पर जजमेंट आता है, उनका एनालिसिस वो करवा रहे हैं कि कितना टाइम लेता है सेशन कोर्ट। तो ऐसी चीजों में आप स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करा के ऐसे एनजीओ से उनको जोड़ सकते हैं। वो वहां सीखते भी हैं, पैसे भी कमाते हैं, और करियर भी उनका बनता है। नो डाउट पॉलिटिशियन बनना तो आपके लिए हमेशा एक ऑप्शन है। वैसे इंडिया में पॉलिटिशियन बनने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन सो फार, बट इफ अ वेल ट्रेन्ड, well groomed and well educated person will join politics, they will certainly lead better, they will certainly make better policies, and they will certainly make better laws. You can work with world bodies like World Health Organization, United Nations, UNESCO, World Bank, etc.
In various capacities you can work with these bodies. They have lot of fellowships, lot of research chair they have, and you, if you visit their website, you will find it. You can uh, become diplomat, Mhm. join foreign services. You can become social policy programmer. You can be a teacher and researcher in politics, political science. You can later on go for law, journalism, or you, nowadays political parties are also hiring back office managers to manage their party offices. So there is huge opportunity, and besides that, there is one area which has emerged like anything in India and providing huge career avenue to the youth, especially those who are interested in electoral politics. It is known as psephology. I myself is working as an advisor to a psephology firm called NetZax Research and Development, and I have seen from very close that youth are making huge money. They are uh, able to develop their passion, and they are very passionate to work over day and night. Elections manage कर रहे हैं, वो जिंगल्स लिख रहे हैं, पोस्टर्स क्रिएटिव तरीके से बना रहे हैं, स्ट्रेटेजीज वॉर रूम में बनाते बैठे हैं, ये यूथ हैं. तो इनको पॉलिटिकल साइंस का एक अलाइड ब्रांच की तरह सेफोलॉजी इमर्ज हुई है, जिसको इंडिया में हमें और ज्यादा पॉपुलर करना चाहिए. इसमें आपके टेक्निकल रिसर्च की वैल्यू होती है, उस तो आप एक रिसर्चर बन के काम कर सकते हो. आज इंडिया में सेफोलॉजिस्ट भी देखेंगे तो बहुत कम मिलेंगे. योगेंद्र यादव, सुहास पलशीकर, राजीव खांडे करंदीकर जैसे कुछ लोग ही आपको, यशवंत देशमुख जैसे कुछ लोग ही आपको नाम ही मिलेंगे. तो इस क्षेत्र को भी बहुत एक्सप्लोर किया जाना है. सेफोलॉजी में आप, इट इज अ साइंस ऑफ इलेक्टोरल स्टडी, तो यू कैन स्टडी साइंटिफिकली द इलेक्शंस. Here you can develop methods to analyze elections. Here it is also expanding into campaign and back office management during elections. Media content creation is another avenue. Social media analyst and social media handle managers, आज ट्विटर हैंडल मैनेज कर रहे हैं, यूट्यूब हैंडल मैनेज कर रहे हैं लोग. आप राइटर, एक्सपर्ट्स और एडवाइजर बन के काम कर सकते हो. सो सेफोलॉजी भी एक बहुत बड़ा करियर एवेन्यू है स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज के. फिर सिविल सर्विसेज लास्टली जो है, यूपीएससी कर सकते हैं ग्रेजुएट होकर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बन सकते हैं, क्लास 1 सर्विसेज बन सकते हैं. दे कैन गो फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पोस्टल जॉब. स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एमपीएससी है, जो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तहसीलदार और अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ क्लरिकल और अलाइड सर्विसेज के लिए सिलेक्शन करती है. तो आप सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हो. बिफोर आई कंक्लूड, लास्टली कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जो अलग एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल लेवल से अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं. Other professions and practices, I would call them women and gender studies. This is also very less explored, though we talk a lot about women and gender studies, but ground पर इस पर research, advocacy और planning, policy making level पर situation is not that pleasing. तो इसलिए इसमें बहुत स्कोप है काम करने का. ह्यूमन रिसोर्स डाइवर्सिटी स्पेशलिस्ट, आप एचआर डाइवर्सिटी स्पेशलिस्ट, कि इंडिया जैसी एक डाइवर्स कंट्री में हमारा जो एक ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स है, उसके आप एक्सपर्ट बनो. आई मीन यू शुड नो टू आइडेंटिफाई द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ केरला, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ बिहार, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ नागालैंड, एंड व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट दैट ह्यूमन रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट. उसकी स्टडी, उस पर हमारे यहाँ फोकस स्टडी की भी जरूरत है, कोर्सेज की भी जरूरत है, प्लस उसमें करियर भी बनता है. वीमेन हेल्थ एंड राइट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एक्टिविस्ट बन सकते हैं, वर्ल्ड बॉडीज पर तो काम कर ही सकते हैं आप. टीचर, रिसर्चर, एडवाइजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन के आप काम कर सकते हो, एनजीओ मैनेजर बन के काम कर सकते हैं. आजकल स्टेट मैनेजर्स भी फंक्शन, एक कॉन्सेप्ट है, जिनके अपने फार्म हाउस बड़े बड़े हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, उनकी बड़ी प्रॉपर्टी इंडिया में, तो स्टेट मैनेजर्स भी हायर करते हैं. फोटोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है,
आप सोशल एक्टिविस्ट बन के लोगों के सोशल जस्टिस के लिए काम कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हो। आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए आप काम कर सकते हो। यू कैन एंटर इनटू एग्रो बिजनेस। आज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19, lot of laborers have workers have gone back to their hometowns, their native places, and now they are indulging into agricultural activities. So we need to focus on agrarian activities. Agriculture should be made a profit making business. जब खेती करना प्रॉफिट वाला बिजनेस इस कंट्री में हो जाएगा तो सब खेती करेंगे। अदर डे आई वाज वाचिंग इंटरव्यू ऑफ gentleman from Bihar who was an IITian, passed out from IIT Delhi, worked in Delhi for quite some time, then went to US. He worked for 12 years in US. Then he came back to his native place and now working as an farmer. And he has started agro business. So being an educated farmer, he has started cultivating cash crops and earning into millions. तो एग्रीकल्चर को बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और अभी भी सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है हमारे यहाँ। तो एग्रो बिजनेस, एग्रीकल्चर को एग्रो बिजनेस बना के डेवलप करने की जरूरत है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बिजनेस डेवलपमेंट पर आज कंट्री जोर दे रही है, इसलिए हमें जरूरत है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बिजनेस की तरफ अपने बच्चों को मोटिवेट करें अभी से ही। और सबको नौकरी मिलेगी ये जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट हैव हैंडफुल ऑफ जॉब्स and demand is multiplying every year, supply is reducing, so we have to encourage our youth to start their business, to think of their small scale industries, small businesses. Like आज today people are developing app, coding and programming. अगर आप बच्चों को मेन पढ़ाई के साथ, मेन कोर्स के साथ कुछ अलाइड और एडिशनल देना चाहते हैं, तो आज कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जो उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ करते रहना चाहिए। कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखकर आप अच्छे ऐप बना सकोगे, अच्छे वेबसाइट्स डेवलपर बन सकोगे, अच्छे नेटवर्क मैनेजर बन सकोगे, जो आपके लिए हमेशा एक रेडी इन हैंड बिजनेस रहेगा। तो ओवरऑल ये करियर एवेन्यूज अलग अलग सब्जेक्ट में, एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपनी बात रोकूंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। एक पैरेट की स्टोरी है। एक तोता रहता है, और एक तोता एक गांव के पिंजरे में बंद रहता है। उसकी क्वालिटी ये थी कि वो श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोलता रहता था, भगवान का नाम लेता रहता था। और भगवान का नाम लेता रहता था इसलिए लोग अच्छा उसे मानते थे और ले जाते थे खरीद के। तो एक गांव में एक सेठ आया, खरीद के उसे शहर में ले गया। शहर में भी वो बोलता रहता था। शहर से उसे सेठ एक दूसरे बड़े आदमी ने ले लिया, वहां भी गया। वहां से उसे राजा ने वहां के ले लिया, सोने के पिंजरे में रख दिया। तो ये तोता जो लकड़ी के पिंजरे में था, वहां से चलते चलते सोने के पिंजरे में पहुंच गया और श्री हरि बोलता था। एक दिन एक पंडित जी पूजा कराने राजा साहब के यहाँ आए और राजा साहब को बोले कि हरि नाम लो कल्याण होगा, हरि नाम लो कल्याण होगा। तो वो तोता बोला झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये पंडित जी झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो राजा डिस्टर्ब हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है ये तोता। तो उस राजा साहब ने पंडित जी से कहा कि ये तोता ऐसा क्यों बोल रहा है कि हरि नाम लेने से कल्याण नहीं होगा, झूठ बोल रहा है पंडित जी। तो पंडित जी गए तोते के पास और उससे बात किया, पूछा, उसके कान में पूछा, और तोते ने बताया अपनी बात कि भाई क्यों मैं नहीं मानता। तो दूसरे दिन क्या हुआ, पंडित जी उसके कान में कुछ बोले और निकल गए। बोले राजा साहब कोई बात नहीं, तोता है, बोलने दो। बोल के निकल गए। दूसरे दिन तोता पिंजरे में अपने ऐसे ही मरी हुई अवस्था में पाया गया। राजा साहब को लगा कि ये तोता मर गया है, पिंजरा ले जाके बाहर इसे फेंकवा देते हैं। जैसे ही ले गए पिंजरा बाहर और पिंजरे का दरवाजा खोला, तोता उड़ गया आसमान में। राजा को शौक लगा। राजा ने पंडित जी को फिर बुलाया और पूछा, अरे वो तोता तो ऐसे उड़ गया, क्या बताया था आपने उसको कल? बोला मैंने उसके कान में यही कहा था कि जो हरि नाम भजने से कल्याण होगा, ये बात झूठी नहीं है।
लेकिन हरि नाम से मुक्ति मिलने का रास्ता बताने वाला गुरु तुझे अभी तक नहीं मिला है। तो ये तो ऐसा कर, कल ऐसे ही मरने का नाटक करेगा तो तेरे को मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा और तू आजाद हो जाएगा। जो गांव से लेकर महल तक पिंजरे में ही रहा, हरिनाम लेकर तेरा कल्याण नहीं हुआ, तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, बच्चों को, यूथ को जरूरत है सही गाइडेंस की, सही पर्सपेक्टिव की। उनमें नॉलेज है, पोटेंशियल है, उन पर ट्रस्ट करिए। यूथ हमसे, हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा बेहतर सोच सकती है। जब इस सोच से हम चलेंगे और उनके सवालों का जवाब हम ठीक से देंगे, उनमें सवाल करने के लिए वी शुड एनकरेज आवर यूथ टू क्वेश्चन, we should encourage them to develop their intuition and intuitive mind. So I rest here, I rest my presentation here. Thank you all for your patience, hearing, listening, watching, and your time. I'm thankful to all of you. I rest my presentation, and if there are any question and answers, I'm ready. Thank you, sir. Hello. Yeah, Dr. Raut, sir. Yes, sir. Sir, some questions are there. Yeah. One question is there. Sir, what is the scope of anthropology in India and how to form a strong base for it? Sorry, I missed which logy, which subject? Anthropology. Anthropology. See, anthropology is a science of human studies, study of human history, human genealogy, human generations. So इसके लिए एडवांस लेवल की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए अभी यूजी लेवल पर तो देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हु ऑफर इट एट यूजी लेवल। देयर आर यूनिवर्सिटीज लाइक पुणे यूनिवर्सिटी, जेवियर कॉलेज में भी है मुंबई में। ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो पीजी कोर्स या पीजी डिप्लोमा ऑफर करती हैं। उसके बाद रिसर्च लेवल पर एंथ्रोपोलॉजी में काम है। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप देखें तो एक तो गवर्नमेंट विल हायर यू, दूसरा यू कैन बी अ सक्सेसफुल राइटर हु कैन राइट अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, तीसरा आप एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टीचिंग और रिसर्च में यूनिवर्सिटीज में आ सकते हैं। और इसका सोशल इंप्लीकेशन एंथ्रोपोलॉजी का क्या होता है, यू कैन बी अ बेटर गाइड, आप लोगों को ठीक से गाइड कर सकते हो ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किसी रेस का, किसी कास्ट का, किसी रिलीजियस कम्युनिटी का, किसी एथनिक कम्युनिटी का अपनी हिस्ट्री क्या है। तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि कम्युनिटी लेवल पर भी आप लोगों के साथ काम कर सकते हो उनके एडवाइजर के रोल में। और मैंने जितने भी फील्ड बताए सोशल वर्क से रिलेटेड, सब में कहीं ना कहीं स्कोप है एक पेड करियर का। मैं सिर्फ चैरिटी वर्क की बात नहीं कर रहा हूं, एक पेड करियर की मैं बात कर रहा हूं। एज ए सोशल वर्कर ऑल्सो आप लोगों को गाइड कर सकते हो। लाइक एक उदाहरण आपको देता हूं कि अंडमान निकोबार में एक जरावा नाम का ट्राइब था, उनकी लैंग्वेज जो है तो उन्हीं के साथ में एक और ट्राइब था जिसके 6-7 सदस्य ही बचे थे। जब सुनामी आई तो उसमें से 2-3 लोग जो थे वो सब दे गॉट वॉश्ड अवे। लास्ट में एक ओल्ड लेडी बची थी, जेएनयू के प्रोफेसर ने उस पर रिसर्च भी किया है, एक ओल्ड लेडी बची थी, वो भी उसकी भी डेथ हो गई 7 में आई थिंक, बट उसकी लैंग्वेज नहीं रिकॉर्ड कर सके हम, तो आज वो लैंग्वेज मर गई। तो एंथ्रोपोलॉजी का रोल यही होता है, वो ह्यूमन एथनिसिटी को, लैंग्वेज को, हमारे सिविलाइजेशंस को, कल्चर को प्रिजर्व करने में हमें हेल्प करती है जब हम इंसानों को ठीक से समझ पाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी शब्द एंदर वर्ड से आया है। एंदर जैसे आप एंड्रॉइड नहीं बोलते, जो इंसान से जुड़ा, रोबोटिक से जुड़ा हो, तो वैसे ही एंदर वर्ड से एंथ्रोपोलॉजी वर्ड आया है। थैंक यू सर। Okay, sir. One more question is there from Janhavi Mali. Is archaeology is possible by selecting art stream? Yes, of course. Why not? Here, if you study history at your UG level, there are institutions which offer archaeology as a separate paper. Like Mumbai University itself offers archaeology as a separate paper of study at UG level. Then PG इन आर्कियोलॉजी आप कर सकते हो, जैसे पुणे में भंडारकर इंस्टीट्यूशन है, पीजी आर्कियोलॉजी में करवाते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स में करवाते हैं,
तो ऐसे आप उसमें पीजी करके आगे पीएचडी भी कर सकते हो, तो आप रिसर्चर बन सकते हो। आर्कियोलॉजी में काम पढ़ाई करने के बाद आप म्यूजियम के क्यूरेटर बन सकते हो, हिस्ट्री के अच्छे राइटर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, गवर्नमेंट के जो अपने गैजेटियर्स को मैनेज करने के ऑफिसेज हैं उनके मैनेजमेंट में आप लग सकते हो। तो आर्कियोलॉजी और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पेशेंसफुल है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, sir. One question from Nidhi, that what is clinical psychology and what is the eligibility for that? हाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जैसे मैंने अदर साइकोलॉजी की स्ट्रीम्स बताया। तो इसमें जो दोज हु प्लान टू प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स का काम करते हैं आगे चल के, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि साइकेट्री और साइकोलॉजी दोनों अलग है। हाँ, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ज्यादातर वो मेडिकल प्रोफेशन वाले बनते हैं, जो न्यूरोलॉजी वगैरह की स्टडी करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। जो साइकोलॉजिकल काउंसलर होता है, जो आपसे बातचीत करता है, सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स आपके माइंड के साथ, आपके बिहेवियर के साथ करता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। मुंबई में क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है यूजी और पीजी लेवल पर, दो वेरी फ्यू कॉलेजेस हैव इट। दिल्ली में कई यूनिवर्सिटीज में क्लिनिकल साइकोलॉजी है, बट इस पर अभी बहुत सारे कॉलेजेस को शुरू करना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें डिमांड ज्यादा है और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स बहुत कम है इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजी में। बट इसमें फॉर श्योर करियर अपॉर्चुनिटी है। आप कॉर्पोरेट में आज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत जरूरत पड़ रही है, लीगल फर्म्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहे हैं, गवर्नमेंट आज कोरोना के टाइम पे आप देखिए ना, सबसे ज्यादा हेल्प साइकोलॉजिस्ट की आज हो रही है लोगों को। घर में बैठे लोग जब आज फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या जॉब जाने से फ्रस्ट्रेट है, बिजनेस बंद होने से फ्रस्ट्रेशन में, किसी तरह से टेंशन में, तो हियर कम्स द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु कैन हेल्प देम। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज वेरी डायनेमिक एरिया, बट इसमें आपको फोकस करके स्टडी यूजी और पीजी लेवल पर करना पड़ता है। अमेरिका वगैरह में इस पर बहुत ज्यादा अच्छी स्टडीज है, दोज हु कैन प्लान, अफोर्ड एंड गेट एडमिशन। तो वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज क्वाइट डेवलप्ड फील्ड। Okay, sir. One, Okay. Participant, one if you want to ask any question, please unmute yourself and ask the questions, if any. Otherwise, we will end the session. Participant, you are requested to unmute yourself and ask the question. I saw some of them are asking about film direction and films and movies. See, film direction is totally a very creative ball game. I am interested in documentary making, so it was my area of interest. So here, to become a filmmaker, now there are training institutions which are giving you training in filmmaking, acting, direction, editing. Like in Pune, we have FIIT, Film and Television Institution, Pune. We have a National School of Drama, NST, in Delhi. So there are private institutions also, जो एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपने चला रहे हैं, वो फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, बट वो काफी महंगे भी होते हैं। तो और लेकिन एनएसडीज में सीट कम होती है, 30 सीट आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर आप कर सकते हो ये। तो डायरेक्शन का कोर्स आप पुणे से कर सकते हो, पुणे में आपको डायरेक्शन का कोर्स मिल सकता है। ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है इसके लिए, ग्रेजुएशन के बाद वन कैन गो फॉर दिस फिल्म डायरेक्शन कोर्स या एडिटिंग का कोर्स। फॉरेन कंट्रीज में भी अगर आप जाना चाहें वहां से भी कर सकते हैं, अमेरिका वगैरह में भी फिल्म एडिटिंग, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग के बड़े अच्छे कोर्सेज कराए जाते हैं, और उसके बाद आप कर सकते हो। और इसको दूसरा रास्ता ये भी है कि आप किसी के साथ काम करते हुए भी फिल्म फिल्म डायरेक्टर बन सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने कोई पढ़ाई की हो इसकी, काम करते करते भी आप में अगर टैलेंट है, चीजों का अच्छी समझ है, तो आप निश्चित बन जाएंगे। Okay, Kulkarni sir, are there any question? no, sir. Okay, so we'll move to the. Thank you, Guruji.
Now we Thank move you so toward much, the end of everyone. the session by giving an vote of thanks. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, so I request Kulkarni sir to give an vote of thanks. Thank you, sir. Good evening to one and all. On behalf of Vidya Vikas Education Society's Vikas College of Arts, Science and Commerce, Department of Political Science and Career Counseling Placement Cell, it's my privilege to propose a vote of thanks. I must mention our deep sense of appreciation to Sri P.M. Raut sir, Chairman of Vidya Vikas Education Society, for his kind support and guidance. Thank you, sir. I am grateful to Dr. Vinay Raut sir, Head Department of Political Science and Secretary of Vidya Vikas Education Society, for his valuable guidance and support. I once again thank sir. I would like to acknowledge my gratitude to Dr. Ravi Ramesh Chandra Shukla sir, Head Department of Political Science, RD National College, Bandra, Mumbai, for exploring his knowledge on career opportunities in arts. Our students and parents definitely got inspired by your valuable information and showing them light for being a torch bearer. Thank you, sir. I would like express my gratitude towards our beloved principal, Dr. R.K. Patra, sir, for granting us the permission for conducting such an informative webinar. Thank you very much, sir. Now, I would like to express my sincere thanks to our both vice principals, Professor Shaji Matthew, sir, and Professor Vinayak Mune, sir, for their constant support and making this webinar a grand success. Thank you, sir. I would like to extend my sincere thanks to Professor Vikas Raut sir, Director, Vikas Career College, and in charge of Career Counseling Cell, for his valuable guidance. Thank you, sir. Now, a special thanks to Professor Mirin Paradkar sir for his technical support and all these things. Last but not least, I am thankful to all students, teachers, and parents for attending this webinar and making it a grand success. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, Uday Kulkarni sir. Thank you for this. Now we will end this session. All participants are hereby request to leave the session. Okay, no Thank feedback. you. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. It was a very informative session.